नमस्कार। राम राम। जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, जैसे मैंने अपने कल के भाग में न्यूनतम वाद के ऊपर चर्चा की थी, आज मैं उसका अगला भाग लेकर आया हूँ और कोशिश करेंगे कि आपस में बैठ के चर्चा करके हम ये समझ पाए कि इस न्यूनतम बात को अपनाया कैसे जाए, इसके अपनाने के फायदे क्या हैं और क्या इसको अपनाने से कुछ आलोचनाएं या मुश्किलें भी आ सकती हैं या नहीं। तो हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक बात की चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए, न्यूनतम वाद शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन इसे यकदम मतलब एकदम अपनाने की कोशिश ना करें। हमेशा छोटी छोटी शुरुआत करें। जैसे कि अगर आज का दिन है तो कोशिश करें कि अपने घर का कोई एक कमरा साफ किया जाए और एक विसर्जित तरीके से हर सामान अपनी अपनी जगह पर रखा जाए। कोशिश करें, देखिए कि नतीजा क्या आता है। और साथ ही एक दिन कोशिश करें कि बिना खरीदारी के रहा जाए। अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, वास्तव में ज़रूरी है, तो खरीदिए। अगर नहीं ज़रूरी है तो नहीं खरीदिए। एक दिन करके देख लीजिए। पहले अपने घर में देखें, अपने घर के कमरे में देखें कि कौन सी चीज़ है जो वास्तव में आपको चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम अनावश्यक कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि नहीं चाहिए। जो अनावश्यक चीज़ है उसे फेंक दें या किसी को दान में दे दें। अगर फेंकना भी नहीं चाहते, किसी को दान में भी देना नहीं चाहते, तो बेच दीजिए। हाँ, वो चीज़ जो अनावश्यक है, जो आपको नहीं चाहिए, वो चीज़। और नई कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोच समझ कर विचार करके निर्णय लें और वो उसी चीज़ को खरीदिए, वही चीज़ खरीदिए, वही वस्तु खरीदिए जो वास्तव में आपको चाहिए। आज की इस डिजिटल दुनिया में भी न्यूनतमवाद अपनाया जा सकता है। सोशल मीडिया, ईमेल और दूसरे डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित करें। सतत जीवन शैली अपनाएं, यानी कि कम से कम कचरा पैदा करें। पुनर्चक्रण और पर्यावरण के प्रति सजग रहें, जिम्मेवार रहें। अब जरा एक बात सोचिए कि अगर आज के समय में उपभोक्तावाद चरम पर है, तो ये मान लीजिए न्यूनतावाद एक मार्गदर्शन है, एक जीवन दर्शन है। ये हमें अनावश्यक वस्तुओं को कम करके अधिक से अधिक जीवन जीने में मदद करता है। ये हमें तनाव और चिंता से मुक्ति भी दिलाता है और हमें वित्तीय स्वतंत्रता भी प्रदान करता है और हमें हमारे अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। वहीं अगर हम दूसरी ओर नज़र डालें या दूसरी ओर देखें, तो एक बात
भली भांति समझ आती है और पता भी चलती है कि आज के समय में लोगों का मानना है कि न्यूनतावाद जीवन शैली को बदल देता है और लोगों का कहना भी दुरुस्त है कि आज के जीवन में भौतिक वस्तुओं का आनंद लेना भी कोई बुरी बात या बुराई तो नहीं है। लोगों का ये भी मानना है कि न्यूनतावाद समाज में अलगाव को भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि न्यूनतावादी इंसान अक्सर भौतिक वस्तुओं से दूर दूर ही रहते हैं, तो इसलिए उन्हें समाज से अलग थलग महसूस होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर न्यूनतावाद को अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो ही इसके फायदे हो सकते हैं, मिल भी सकते हैं। अन्यथा फायदे तो मिलेंगे लेकिन कुछ काफ़ी देर के बाद। और अगर इस न्यूनतावाद को कोई भी इंसान धीरे धीरे सही तरीके से अपनाए तो और सोच समझ कर चले तो अगर वो चाहे तो वो दूसरी भौतिक वस्तुओं का आनंद भी ले सकता है। और अब आखिर में अगर हम देखें या महसूस करें तो समझ में आता है और हमें साफ साफ दिखाई भी देता है कि आज की युवा पीढ़ी उपभोक्तावाद के प्रभाव में बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है। वे अक्सर अनावश्यक चीज़ें ही खरीदते रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें दिखावे की जिंदगी जीने का मजा आता है। असल में उन्हें मजा नहीं आता, असल में उन पर दिखावे की जिंदगी जीने का दबाव होता है और वो दबाव महसूस भी करते हैं। तो जहाँ पर न्यूनतावाद इस युवा पीढ़ी को जागरूक उपभोक्ता बनने और अर्थपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन भी करता है और अर्थपूर्ण जीवन जीने में मदद भी करता है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है उन्हें समझने की और उन्हें समझाने की। अब जरा एक बात और सोचिए कि आज के दौर में, आज के समय में तो भौतिक आनंद की हर चीज़, हर वस्तु, हर सामग्री उपलब्ध है। क्या पुराने ज़माने में ये सब कुछ था? पर अगर आपका जवाब है नहीं, सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे पुराने लोग थे वो भी तो जीवन यापन करते ही थे और आप लोगों ने शायद अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि वो लोग हमसे कई गुना अच्छा जीवन यापन करते थे, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते थे, अपने परिवार के और लोगों के सुख दुख में काम भी आते थे
उस समय उन लोगों में दिखावा तो बिल्कुल नहीं था। अगर आज किसी की बेटी की शादी होती है तो ठीक है, जिसकी बेटी है उसमें सामर्थ्य है कि उसने अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर तक दहेज में दे दिया। अभी मैं सिर्फ ये एक मिसाल लेकर बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपनी बात पूरी तरह आपके सामने रख। किसी दूसरे आदमी की समर्थ में नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर नहीं देगा, तो लोग तो बातें करते हैं कि भाई फलां आदमी ने अपनी बेटी की शादी में हेलीकॉप्टर दान दहेज में दिया। पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं था, पुराने लोगों में तो ऐसा नहीं था। वो चीज़ें ही, वस्तुएं ही वही देते थे जो उनकी बेटी की गर्भासाने में काम आती थी, जो उसके घर की ज़रूरतें होती थी। अनावश्यक चीज़ें वो देते ही नहीं थे। चलिए दोस्तों, अगर इसी तरह बहस करते रहे, जहाँ कुछ और बातों का जिक्र करते रहे, तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, जो मैं लंबा नहीं करना चाहता। दोस्तों, आज की चर्चा मैं यहीं ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चलते चलते आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या मेरी ये चर्चा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। आज से मैं अपने हर वीडियो में, जो लंबा वीडियो होगा उसमें एक लाइन और जोड़ा करूँगा। जय भारत, धन्यवाद।